अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ करने का फैसला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास में किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार नईम की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी ने साबिक जज अरशद मलिक की मुतनाज़ा वीडियो से मुतालिक तहकीकात की थी, जिसमें साबिक जज का मौक़िफ़ भी शामिल किया गया था। और इस रिपोर्ट की रोशनी में आज इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को लेकर हुकूमत और नून लीग दोनों इसे अपने अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए बयान दिया है कि साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी ने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी है। साबित हो गया है कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं किया था और अब इंसाफ का तकाजा यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने भी यह खबर सामने आने के बाद ट्वीट किया कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया है। जिस तरह जज को बरतरफ किया गया, इसी तरह इसके बदउन्वान फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। नून लीग साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले को अपने बयानिए की फतह करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस फैसले को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस फैसले के रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया है कि अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार में से अरशद मलिक खुद बरतरफ हो गए, जबकि इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर को अभी सजा होना बाकी है, जिन्होंने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जबकि वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने वीडियो बयान में कहा कि उन्हें शहबाज शरीफ के इजहार तशक्कुर के ऐलान पर हंसी आ रही है। शहबाज गिल कह रहे हैं कि मरियम नवाज, नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ गैर इखलाकी वीडियो की बुनियाद पर साबिक जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। एक साइड यानी अरशद मलिक को तो सजा मिल गई, अब दूसरी साइड यानी कि ब्लैकमेल करने वालों को सजा मिलना बाकी है। अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर हुकूमत और नून लीग दोनों इसे अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रहे हैं। मगर इस फैसले के बाद जो सवाल सबसे अहम है वो ये कि क्या अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले का असर जज अरशद मलिक के उन फैसलों पर भी पड़ेगा जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए थे, और क्या अरशद मलिक की बरतरफी के बाद उनका वो फैसला भी कलअदम हो सकता है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। इस कानूनी सवाल पर प्रोग्राम में आगे जाकर कानूनी राय लेंगे, मगर इससे पहले अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल का जायजा लेते हैं और इस पूरे मामले के पस मंजर पर रोशनी डालते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत और नून लीग दोनों इस फैसले को अपनी अपनी फतह करार दे रहे हैं। याद रहे कि साबिक जज अरशद मलिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के वो जज थे जिन्होंने 24 दिसंबर 2018 को हिल मेटल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी किया था। अदालती फैसले के 7 माह के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने अरशद मलिक और उनके सपोर्टर और नून लीग के सपोर्टर नासिर भट्ट की एक वीडियो सामने लाई थी, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया था कि साबिक जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई और यह दबाव नामालूम अफराद की तरफ से डाला गया था। मरियम नवाज ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक जज अरशद मलिक और लीगी कारकुन नासिर भट्ट की गुफ्तगू पर मबनी वीडियो भी चलाई थी और कहा था कि ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला करें कि जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी वो खुद ही अपने झूठे फैसले की खामियों पर से पर्दा उठा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने यह बताया था कि जज अरशद मलिक इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें इनकी नाजेबा वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें। मरियम नवाज ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए साबिक जज अरशद मलिक को पर दबाव डाला गया था, मगर दूसरी तरफ साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयाने हल्फी में बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ अपनाया और इल्ज़ाम लगाया था कि नून लीग ने उन पर पहले ये दबाव डालने की कोशिश की कि वो नवाज शरीफ के हक़ में फैसला दें, जिसके लिए उन्हें कभी धमकाया गया तो कभी उन्हें पैसों की पेशकश की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला मेरिट पर दिया। साबिक जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाया था, इसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के कुछ अरसे बाद नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट की तरफ से उन पर मुसलसल दबाव डाला गया कि वो नवाज शरीफ के सामने बस ये कह दें कि उन्होंने ये फैसला मेरिट पर नहीं दिया बल्कि दबाव में आकर दिया है, मगर उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में यह भी बताया है कि इसके बाद उन पर दोबारा दबाव डाला गया कि कम अज कम वो नवाज शरीफ की अपील में मदद ही फराम कर दें, जो उन्होंने ना चाहते हुए भी करना पड़ी।
साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में दावा किया है कि जो वीडियो मरियम नवाज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी वो इसी मुलाकात की थी जिसमें वो नवाज शरीफ की अपील का मुसवदा पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि शायद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने ये फैसला मेरिट पर नहीं दिया है बल्कि किसी के दबाव में आकर दिया है। एक तरफ बयान हल्फी में साबिक जज अरशद मलिक कहते हैं कि नून लीग के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो नवाज शरीफ के हक में फैसला दें, जबकि दूसरी तरफ नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक जज अरशद मलिक पर दबाव डाला गया था ताकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाए और इसी वीडियो की बुनियाद पर नून लीग ने मुतालबा किया कि क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दबाव में आया था इसीलिए इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मगर जब साबिक जज अरशद मलिक के खिलाफ मुबैना वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2019 को अपने फैसले में ये वाजे कर दिया था कि नवाज शरीफ को इस वीडियो का कानूनी फ़ायदा उसी वक्त हासिल हो सकता है जब वो इसे बतौर शवाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील का हिस्सा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना वाज़ेह फैसला दे चुकी है कि इस मामले का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी, जबकि नून लीग ने आज फिर ये मुतालबा किया है कि साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है, इसीलिए नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो भी ख़त्म की जाए। इस मामले पर पहले हम कानूनी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले का असर उनके दिए गए फैसलों पर भी हो सकता है या नहीं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब ने और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह खबर साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। जज को बरतरफ करने की आज खबर सामने आई है साबिक जज अरशद मलिक साहब को, और नून लीग एक दफ़ा फिर ये कह रही है कि उनको तो आपने बरतरफ कर दिया है, अब उनके जो फैसले थे उनको भी कलअदम करार दिया जाए। क्या ये मुमकिन है कि अगर जज को कंडक्ट के बेस पे हटाया जाता है, बरतरफ किया जाता है, तो उनके जो फैसले होते हैं वो ऑटोमेटिकली कलअदम करार हो जाते हैं? देखिए, बात यह है कि किसी भी जज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबर हो या इवन सुपीरियर जुडिशरी के, अगर वो उन पे खिलाफ मिसकंडक्ट साबित हो जाए और अपने ओहदे से बरतरफ हो जाए तो उससे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जो पहले फैसले दिए होते हैं अपनी इनकम्बेंसी के दौरान बतौर जज, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता और उसका फ़ैसला जो कोर्ट ऑफ अपील्स जो हैं उसमें जो भी होता है मेरिट्स के मुताबिक उसके होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि जज अरशद मलिक साहब को जिस कंट्रोवर्सी, जिस तनाज़े की वजह से उनको बरतरफ किया गया आज हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, वो अल-अज़ीज़िया केस के हवाले से था जिसमें उन्होंने उनको सज़ा दी थी और उसके बारे में फिर वो टेप्स आई और उनकी सारी जो तनाज़ा है वो सामने आया। वो मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गया। लेकिन उसकी एक बात ज़रूर है कि उसकी जो अपील है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो की हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में ज़ेर तजवीज़ है और उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं हो सकता कि अगर अरशद मलिक साहब जो है वो ओहदे से बरतरफ किए जा चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस केस से बरी हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी अपील अभी ज़ेर तजवीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये वाला जो वीडियो उसका जो एक पूरा एक स्कैंडल सामने आया और कंट्रोवर्सी सामने आई और अब उनकी जो बरतरफी है उसको लेके मियां नवाज शरीफ के वकला जो है वो उसी अपील में बतौर अज़ाफ़ी ग्राउंड्स उसमें वो उस अपील का हिस्सा बना सकते हैं जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच देख सकता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच ये राय कायम करने में कामयाब हो गया कि वाकई उन जज साहब ने इसी केस में जिसकी उनके पास अपील मौजूद है उसमें उन्होंने मिसकंडक्ट में उनको बरतरफ किया गया, तो क्या ऐसी सूरत में उनका वो फैसला बरकरार रह सकता है, उनका फैसला सस्टेन रह सकता है? तो उसमें गालिब इम्कान ये है कि वो केस जो है उसको उसके फैसले को ख़त्म करके दोबारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नए ट्रायल के लिए जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो जो हिल मेटल वाला केस था जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट था, जिसमें इन्हीं अरशद मलिक साहब जज साहब ने उनको बरी किया था, उसकी अपील जो है वो भी फ्लैगशिप में बरी किया था और हिल मेटल और अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल की सजा हुई थी। जी
यस ऑफ कोर्स, यस बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लैगशिप में, आई एम सॉरी, आपका शुक्रिया दुरुस्ती का। तो वो जो बरीयत का जो फैसला है वो भी अरशद मलिक साहब ने किया था बतौर जज, और उसकी अपील भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है, पेंडिंग है। तो ऐसी सूरत में अगर ये फ़ायदा जो है अल-अज़ीज़िया में उनको अगर मिल जाए कि वो केस दोबारा रिमांड हो, तो चूँकि वो फैसला बरीयत का भी उन्होंने किया था, तो इस चीज़ का भी फिर इम्कान हो सकता है कि वो बरीयत का फैसला भी कालादम करार देकर उसका भी रीट्रायल जो है उसका भी ऑर्डर हो सकता है। तो इसकी ये कानूनी उसकी ये पेचीदगियां जो है। एक दफा फिर क्लैरिफाई कर दें, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मौजूद है, उसी अपील का हिस्सा इस वीडियो कंट्रोवर्सी को बनाया जा सकता है और इसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि आप इस फैसले को कलअदम करार दे दें और इसका रीट्रायल हो दोबारा एहतसाब अदालत में। जी बिल्कुल, हम देखें उस पर हम कोई ऐसे हतमी राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़ेर तजवीज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, उन्होंने बेहतर फैसला करना। लेकिन चूंकि हालात वाक़यात को देखते हुए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैंने जैसे कहा कि किसी जज की बरतरफी से उसके फैसले ख़त्म नहीं होते, लेकिन चूंकि ये फैसला उसी अल-अज़ीज़िया केस के हवाले से है, उसी में ही उनका मिसकंडक्ट जो है वो सामने आया जिसकी उनकी बरतरफी हुई है। तो इसमें इस चीज़ का गालिब इम्कान ज़रूर है कि इस पहलू को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में जरूर देखेगी और उसके बारे में जरूर कोई अपनी राय कायम करेगी। सही है। बैसर अली ज़फ़र साहब, आपकी इस पर क्या राय है? मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया कि फैसला जो जज है उनको तो बरतरफ कर दिया है, अब अदलिया के वक़ार और इंसाफ का तकाजा यही है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। क्या मुमकिन है कि इन फैसलों को बस फाड़ फेंका जा सकता है? ये जो प्रिंसिपल जो है, जो कानून है इस मामले में, वो बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर कोई जज का बायस साबित हो जाए, यानी कि वो किसी पार्टी के साथ किसी दबाव में आ जाएं या किसी साथ मिल लें, रिश्वत ले लें, जो भी वजह है उनके बायस की, अगर वो साबित हो जाता है तो उनका किया हुआ फैसला उस केस में वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जज का बायस होगा, इस केस में जज साहब ने 2 फैसले किए थे। एक फैसले में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बरी कर दिया था और दूसरे फैसले में उनको सजा दे दी थी। दोनों फैसले इस बायस की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। और चूंकि मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, तो अंदाज़ा मेरा ये है कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर वो लेके जाते हैं इस मामले को और ये ग्राउंड्स लेते हैं कि इस वजह से ये केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो दोनों केस, इक्विटल का भी जिसमें उनको बरी हुए और जिसमें सजा हुई, वो दोनों केस के सजाएं और जो बरी का फैसला है वो खत्म होगा और मामले को लगता है कि वापस नए जज साहब के पास भेजा जाएगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वो रीट्रायल होगा या सिर्फ फैसला दोबारा से किया जाएगा बहस सुन के। तो मेरा अंदाजा ये है कि जितने शवाहिद आ चुके हैं, जितना एविडेंस आ चुका है, जितना डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं नीचे ट्रायल में, उनके बेसिस पे दोबारा से बहस सुनी जाएगी और नए जज साहब के पास, जो कि इंडिपेंडेंट जज होंगे, नए होंगे, जिनके खिलाफ कोई बायस का शक नहीं होगा, वो दोबारा से फैसला करेंगे दोनों केसों में। और अगर उन फैसलों में उन्होंने फैसला किया कि दोनों केसों में नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं फैसला और दोनों केसों में वो सजा भी दे सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो आप कह रहे हैं कि बहस का अमल एहतसाब अदालत में दोबारा होगा उन्हीं शवाहिद पे जो ऑलरेडी जमा करवाए जा चुके हैं। अब क्योंकि ये तो आप अपनी कानूनी राय दे रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, लेकिन आपका ताल्लुक है क्योंकि पीटीआई से, तो पीटीआई तो इस पर बड़े इत्मीनान का इजहार कर रही है इस फैसले पर, और जो बयानात आए हैं, चाहे वो शहजाद अकबर साहब के हों या शहबाज गिल साहब के हों, वो तो ये कह रहे हैं कि इस केस में 2 पार्टीज थी, 2 फरीक थे। एक जज अरशद मलिक जिनको बरतरफ कर दिया गया, दूसरा मरियम नवाज साहिबा और उनके साथी जिन्होंने इस वीडियो को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो वो तो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इत्मीनान वाली बात आपको नजर आ रही है क्या? वैसे जी देखिए, एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे नजर आ रही है, जहां तक इस केस, इन दोनों केसेस का ताल्लुक है, वो तो मैंने आपको बताया। मेरा अंदाजा ये है कि दोबारा बहस होगी और दोबारा फैसला सुनाया जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये मामला फिलहाल सजाएं खत्म हो गई, इक्विटल खत्म हो जाएगा और वो आगे चलेगा मामला। लेकिन जहां तक दूसरा मामला है, वो आपने आज सुना होगा कि जो कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया है कि जज साहब ने मिसकॉन्डक्ट किया है। लेकिन वो फैसला क्यों किया, उसकी वजह क्या है मिसकॉन्डक्ट की, वो अभी तक सामने नहीं आया। हमने देखा है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है
कि प्रेशर किया गया उनको प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से, जबकि जज साहब का मौक़िफ़ यह है कि मुझे प्रेशराइज किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से। तो अगर उनको मिसकॉन्डक्ट में उनको निकाला गया है तो उसकी वजह जब सामने आएगी उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी, और अगर उसमें कोई मुलव्वस पाया गया, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की साइड से हो या वो नवाज शरीफ साहब की साइड से हो, तो फिर उनको भी एक और ट्रायल शुरू होगा, एक और मुकदमा शुरू होगा इस मामले को जानने के लिए और इसकी सजा देने के लिए कि क्या किसी ने जज के ऊपर प्रेशराइज तो नहीं किया, क्योंकि जज पर प्रेशर करना भी एक जुर्म है, चाहे वो ब्राइबरी से हो चाहे किसी और किस्म का प्रेशर हो। तो अभी ये मामला जो दूसरा वाला है वो एक अलग मामला है जो आगे चल सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हम ये देखें कि उसकी मिसकॉन्डक्ट की वजह क्या है, जो कमेटी जो है लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने जो फैसला किया है। अली ज़फ़र साहब, ये इंपॉर्टेंट नुकता है जो आप रेस कर रहे हैं कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि PMLN ने की, जिसमें उन्होंने वीडियो दिखाई कि जज अरशद मलिक जो हैं वो खुद ये बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझ पर दबाव था कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दूँ, उस वीडियो के हवाले से तहकीकात का अमल अब तक कहाँ पहुँचा है? क्योंकि उस वीडियो में अगर जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव था, मुझे मेरी नाजेबा वीडियो दिखाकर प्रेशराइज़ किया गया, तो उसकी भी तो तहकीकात होनी है ना कि वो किस शख्स ने दबाव डाला और क्या वाकई उस दबाव की वजह से ये फैसला आया? जी बिल्कुल, ये जो क्या दबाव की वजह से फैसला आया या क्या दूसरी साइड ने इन्फ्लुएंस किया, ये सारा इसकी तहकीकात ज़रूर होनी है और उसका हमें इशारा मिलेगा इस मिसकॉन्डक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला किया है, क्योंकि जो फैसला किया है कमेटी ने लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने ये वजूहात देखी होंगी और उसके बाद कहा होगा कि इन वजह ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जज साहब को निकाल रहे हैं उनके ऑफिस से। तो ये एक बड़ा अहम मामला है जो बड़ी जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में इसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, क्योंकि ट्रायल तो अपनी जगह दोबारा उसमें बहस हो जाएगी और उसमें सजा हो जाएगी या उसमें बरी हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब, लेकिन दूसरी तरफ का ये जो मामला है इसको भी इसकी तहकीकात भी आगे चलेंगी इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बाद। सही है। शाह खवाजा साहब, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा इस पर। जो वीडियो PMLN ने दिखाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, उसमें तो जो एक बात उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जज साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझ पर दबाव था इसलिए मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अगर ये बात साबित हो जाती है और इस बुनियाद पर उनको मिसकॉन्डक्ट की वजह से निकाला गया, तो मेरे ख्याल से बड़ा एक ऑब्वियस बायस जो है जज का वो सामने आ जाएगा और दबाव था, प्रेशर था उन पे, वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो एफिडेविट है जज अरशद मलिक साहब का, साबिक जज अरशद मलिक साहब का, उस एफिडेविट में उन्होंने 2-3 बातें की हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उसके बाद मैंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने नून लीग को मदद भी की, यानी कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम को मदद भी की कि जो आप अपील करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका ड्राफ्ट किस तरीके का बनाया जाए। तो क्या इस बुनियाद पे जो एफिडेविट है उस बुनियाद पे ही भी उनका मिसकॉन्डक्ट होता है साबित या नहीं होता है? जी देखिए, अभी जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र बता रहे थे कि अभी चूंकि उसकी डिटेल रीज़न सामने नहीं आई, ये तो खैर एक ज़ाहिरी बात है कि वो उसी जो वीडियो का जो स्कैंडल था उसी की पादाश में, और उनको जो बयान हल्फी दिए थे और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसी की पादाश में उनकी बरतरफ़ी हुई है लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने की है। लेकिन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जो अरशद मलिक साहब की मदियत में जो एक केस रजिस्टर हो चुका है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं और कुछ और लोग भी हैं, उसमें वो जो नासिर भट्ट भी हैं और मियाँ नासिर जंजुआ भी हैं और कुछ और लोग भी हैं जिनका नाम उसमें आ रहा है। उसमें भी बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई है कि उनको जब कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया और उसमें सबकी ज़मानत हो चुकी है। और उसमें एक दूसरा पहलू ये है कि मेरे नॉलेज में ये बात है कि मियाँ नासिर जंजुआ वगैरह और उनके बारे में जो केस पेश किया गया था स्पेशल जज एंटी करप्शन जो FIA की कोर्ट होती है उसमें से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक नई GIT बना के उसमें 780A एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा लगाकर उसमें दोबारा एक GIT
GIT बनाई गई तो फिर उनके खिलाफ ये केस जो है वो फिर बनाया गया। अब उसकी कानूनी पेचीदगियाँ उसकी अपनी जगह भी मौजूद हैं। अब उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लास्ट ईयर एक जजमेंट आई है जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक किस मुकदमे में लग सकती है, किस में नहीं लग सकती, उस पर एक बड़ा मुफस्सिल जजमेंट आ चुकी है जो कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड आसफ सईद खोसा उसके ऑथर है। अब उसमें यह भी देखना है कि क्या इनके खिलाफ जो एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा लगी हुई है क्या वो भी सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जहाँ तक उस केस का ताल्लुक है, उस क्रिमिनल केस का, वो चूँकि अपने मेरिट्स पे देखा जाएगा, उसमें जो एविडेंस है वो बाद में ट्रायल कोर्ट देखेगी कि क्या वो केस बनता भी है या नहीं बनता, वो तो एक दूर की बात है। लेकिन इस वक्त सरेदस्त जो बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज साहब को जो है वो बरतरफ कर दिया जा चुका है और उनकी बरतरफी को एज अ एडिशनल ग्राउंड जो अपील्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइल की हुई हैं और इवन नैब ने जो फाइल की हुई है उनके बरीयत के खिलाफ, उसमें उसका असर जो है हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में ये जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा और मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि उसमें दोनों केसेस जो हैं ये इनकी फैसले जो है वो रद्द करके दोबारा रीट्रायल के लिए रीट्रायल भी अली ज़फ़र साहब से मैं एग्री करूंगा कि उसमें नई जो है नए जज साहब के सामने ये केस रख के जो शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है उसकी रोशनी में एक नया फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब और वैसे अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक ये नहीं मालूम चला है कि मिसकॉन्डक्ट क्या था या जो पहली वीडियो जो कि PMLN ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने दी थी जिसमें कहा गया था कि जज ने अंडर प्रेशर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया है, क्या उस मिसकंडक्ट की वजह से उनको हटाया गया है या मिसकंडक्ट ये था कि जिसमें जज खुद अपने एफिडेविट में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला देने के बाद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की और उनकी जो लीगल टीम थी उनकी मुआवनत भी की अपील तैयार करने में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला कर दिया। उसके बाद नून लीग भी खुश है इस बात से और नून लीग कह रही है कि अब जो फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ उसको भी कलअदम करार दे देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब ने। तारर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट हमारे सामने मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब फैसला भी कलअदम करार दे देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा हुकूमती रहनुमा भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस फैसले पर और वो कह रहे हैं कि हंसी आ रही है कि क्यों आप लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं आज के दिन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दो पार्टीज थी इस फैसले में, एक जज साहब थे जो बरतरफ हो गए, दूसरी पार्टी वो थी जिन्होंने ब्लैकमेल किया, यानी कि मरियम नवाज साहिबा, नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, अब उनकी बारी है, उनको भी सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि आज के जो इंतज़ामी कमेटी का फैसला है उससे ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई है बल्कि ये साबित हो गया है कि जो जज अरशद मलिक ने फैसला दिया था वो इंसाफ और कानून पे मबनी नहीं था और उसकी बेसिस पे, उनकी बरतरफी की बेसिस पे अब जो उन्होंने सजा दी थी उसकी कोई लीगल या मॉरल या लॉजिकल स्टैंडिंग नहीं बनती और अब ये रीट्रायल या क्वॉशमेंट का मामला है और सजा खत्म करने का मामला है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी वो फलां जी मियां नासिर जंजुआ जी वो फलां को करें जी फलां को करें, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं भी एक नामजद मुल्जिम हूँ उस एजेंसी के तहत और मैं भी इंटेरोगेशन भुगत के आया हूँ। तो हमने तो अपने बयान भी जमा किए हैं और आपकी मैं उसमें इजाफा भी कर दूं कि जो FIA ने केस रजिस्टर किया था उसमें तो ये नासिर जंजुआ और इन सब को बरी कर दिया गया था, फिर हुकूमत ने नई GIT बनाई और उसके तहत फिर उनको जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। तो बात यह है कि कहाँ है करप्शन, कहाँ है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो सबूत थे। देखिए 3 रेफरेंस थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, इकामा पे निकाला गया, चलें छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेफरेंस फाइल करें, 3 रेफरेंस फाइल किए गए, एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप। एवनफील्ड आपके इल्म में है कि एवनफील्ड की सजा मुअत्तल हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड की सजा मुअत्तल की। सुप्रीम कोर्ट में बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा साहब उसके मेंबर थे, गुलजार साहब उसके मेंबर थे, 3 चीफ जस्टिस, 2 साबिक हो गए हैं, 1 मौजूदा हैं। उन्होंने पूछा जब नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने पूछा कि जी आप हमें ये प्रूव करें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या अपनी अथॉरिटी एक्सीड की है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली करके गलत किया है, और अगर मेरिट को भी टच किया है ट्रायल के तो वो कहां पे आपकी ऑब्जर्वेशंस या आपके ऑब्जेक्शंस कहां पे हैं
नैब सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड की सजा मुअत्तली का फैसला, लेकिन उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर लिखा था कि मेरिट को बहुत डीपली टच किया गया है, जो कि आमतौर पे नहीं किया जाता जब आपने सजा मुअत्तल करनी होती है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। ठीक हो गया, सुप्रीम कोर्ट की बाकी नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, मगर अब रेगुलर अपील इसकी एडमिट हो गई फॉर हियरिंग। ठीक है जी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एवनफील्ड की भी अपील पेंडिंग है, बट सुप्रीम कोर्ट तक सजा मुअत्तली हुई। नंबर 2, फ्लैगशिप में आपको पता है कि वो बाइज्जत बरी हो गए। तीसरा जो उनके खिलाफ केस बचता था और वो आखिरी केस था, वो अल अजीजिया का था। अल तब कंट्रोवर्शियल हुआ कि जब अरशद मलिक साहब की वीडियो सरफेस की, और आज उनकी बरतरफी से उस पे मोहर लग गई है कि वो एक नाइंसाफी थी, वो बिल्कुल बदनीति पे मबनी था और मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे। और देखिए नेक्सस कहां पे है, हम आज भी ये बात करते हैं। मुझे बताइए, जुल्फी बुखारी साहब का नाम पैनामा पेपर्स में है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनकी प्रॉपर्टीज, ऑफशोर वेल्थ, ऑफशोर कंपनीज हैं। इमरान शफीक नामी नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट जमा कराई कि ये सिर्फ 2 दफा आए हैं, इनको कॉल अप नोटिस भेजते हैं, इनका नाम भी ईसीएल से निकल जाता है। ये बाहर भी मैं चाहूंगा पहले जरा इस मैटर को जरा इस पे बात कर लें, जो आज की ये खबर है। अभी तक तो ये बताया नहीं गया कि मिसकंडक्ट क्या है। एक देखिए वीडियो थी जो कि मरियम नवाज साहिबा ने दिखाई, जिसमें आप लोगों ने कहा कि जज जो है इस बात के एतराफ कर रहे हैं कि उन पर दबाव था, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन एक जज का अपना एफिडेविट है जिसमें जज एतराफ कर रहे हैं। एक जज एक तो पहले ये बता रहे हैं कि जो ब्लैकमेलिंग थी वो नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से की गई, जिसमें नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट का उन्होंने नाम लिया है। और फिर उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि मैंने फैसला देने के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की है, बल्कि ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनकी लीगल टीम से मुआवरत भी की है उनकी अपील तैयार करने में। तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये बात मिसकॉन्डक्ट हो जिसकी वजह से उनको बरतरफ किया गया हो। ये अभी तो फैसला आना है ना, ये तो डिटेल आएगी तो पता चलेगा। देखिए तहरीरी फैसला भी नहीं आया और हाई कोर्ट से वो जारी नहीं हुआ। मैं आज भी हाई कोर्ट से हमने चेक किया और एक हमारा लीगल राइट है कि हमें तहरीरी फैसला जारी किया जाए। वो आएगा तो उस पर जरूर कमेंट कर सकेंगे। मगर देखिए ना, जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, उसकी ऑथेंटिसिटी पे पहले सवाल उठाए गए। फिर जब उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो गई, उसको कहा गया जी अभी हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जाना चाहते। हमने तो ये भी चैलेंज किया कि दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक साइंस एजेंसी, दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक लैब से इसका ऑडिट करवा लिया जाए। और देखिए जज अरशद मलिक साहब के जो भी कंटेंट्स थे उस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हैं, क्लियर हैं। उसके बाद वो जो एफिडेविट दें, वो जो बात करें, तो फिर उनकी पहली स्टेटमेंट जो वीडियो में है और दूसरी स्टेटमेंट जो एफिडेविट में है, अब ये देखिए ना, दोनों का मवाजना है। इन आइदर केस उनका दिया हुआ फैसला तो कंट्रोवर्शियल है। अब वो अगर रीट्रायल की तरफ भी जाएगा, अभी तक जो केस के हवाले से फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, करप्शन कहीं साबित नहीं होती। बाकी 2 रेफरेंसेस का भी आप हाल देख लीजिए। तो या तो बताया जाता ना कि जी सरकारी खजाने में कहां खुर्द-बुर्द हुई, किकबैक कहां लिया गया, किस ठेके में लिया गया, किस टेंडर को अनलॉफुली या इलीगली अवॉर्ड किया गया, वो तो सिलसिला है नहीं। क्या केस बनता है एसेट बियॉन्ड मींस का, जो ऑपोजिशन के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ बनाया जाता है जब कुछ और ना बन सके। और जो मैं वन साइडेड वाली शहजाद साहब बात कर रहा हूं, वो देखिए ना, अब मियां नवाज शरीफ, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा था क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना कि अभी तक डिटेल फैसला नहीं आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग खुशी का इजहार तो कर रहे हैं कि जो है एक जज को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन मैंने कहा फैसला आने के बाद पता चलेगा ना कि जो जज की अपनी शिकायत थी या उनका जो एतराफ था कि मैं मिलने गया नवाज शरीफ के साथ, उस पर उनको बरतरफ किया गया है, या जो वीडियो है उसको सच मान के। क्योंकि वीडियो की ऑथेंटिसिटी हो, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाएगा तो पता चलेगा ना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका फॉरेंसिक होगा। ये तो कोर्ट के ऑर्डर पर ही होगा ना सारा कुछ। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी मिसकॉन्डक्ट की एग्जैक्ट क्या वजह थी, क्या रीजन साइड किए गए, उसमें हम कमेंट कर लेंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जज अरशद मलिक कंट्रोवर्शियल हो गए, उनकी जजमेंट कंट्रोवर्शियल हो गई। और देखिए एज एन अक्यूज्ड मियां नवाज शरीफ तो कटहरे में खड़े थे, उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस करना था किसी को। और बात यह है कि 133 पेशियों से ज्यादा भुगतना, तो वो तो बतौर अक्यूज, बतौर मुल्जिम उनके सामने थे और वो वीडियो भी उनकी क्लियर है, उसके अंदर जो वो बातें कर रहे हैं वो क्लियर है। तो बात ये है कि जब ये मामलात आगे चलेंगे तो ऑब्वियसली इसको देखा जाएगा। बट हमारी कंटेंशन ये है कि हमारी बेगुनाही का ये सबूत है कि वो जज कंट्रोवर्शियल हो गया जिसने सजा दी,
और बाद में उसकी स्टेटमेंट्स 3 दफा चेंज हुई। उनकी एफआईए की स्टेटमेंट आप पढ़ लें, उनका एफिडेविट पढ़ लें, उनकी आप वीडियो के कंटेंट्स की जो उनकी समरी है वो देख लें। तो बात ये है, ये तो एकतरफा एक बात है ना जी। दूसरी बात ये, मैं जो जुल्फी बुखारी साहब वाली बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मियां नवाज शरीफ और मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ 30 साल पुराना मुकदमा एक कायम किया गया, वो चल रहा है आज भी, मतलब उस पर बहस भी चल रही है, वो हाई कोर्ट ने एक तारीख भी दी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वही नैब जिसने तमाम मुकदमात बनाए, मुतनाज़ा नैब जिसने ये तमाम मुकदमात कायम किए, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब का केस आपके पास आया था, पैनमा पेपर्स में उनका नाम है, सेम पैनमा पेपर्स में जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम था, आपको नैब ने बुलाया, आप 2 दफा गए, उसके बाद आपने कॉल अप नोटिस का जवाब देना गवारा नहीं किया। इमरान शफीक नामी प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन के साथ ताउन नहीं कर रहे। हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है ये कह के कि ये इन्वेस्टिगेशन के साथ ताउन नहीं कर रहे और ये शवाहिद मिटा देंगे, हालांकि वो अपोजिशन में हैं। जुल्फी बुखारी साहब का केस खत्म कर दिया जाता है ऑन लैक ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चलती, ना मुल्जिम आया ना उसका जवाब आया, उसका नाम ईसेल से भी निकला। तो ये तो देखिए ना, ये एक तरफा एक एहतसाब का निजाम है और ये नैब जो है ये सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ और जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। बाकी सब मादर पिदर आजाद हैं, वो चीनी चोरी करे, वो आटा चोरी करे, वो पेट्रोल गायब करे। से इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एहतसाब अगर होना है तो सबका होना है और बिला इम्तियाज होना है, उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ये तो स्टेटेड पोजीशन है हमारी भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो उनका एफिडेविट था उसमें क्या ये जो बात की है साबिक जज अरशद मलिक साहब ने कि मैं नवाज शरीफ से मिला और मैंने उनकी मुआवनत की, उनकी अपील तैयार करने में, ये जो बात वो कर रहे हैं इसमें सदाकत है या नहीं है? देखिए, इसमें मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एफिडेविट जमा कराया था तो लीगली एफिडेविट के साथ कोई एविडेंस जमा कराते। कम से कम उनके पास ये अथॉरिटी थी कि हाई कोर्ट को कहते जी आप तहकीक करवा लें, मैं फलां तारीख को फलां वक्त गया था। आजकल तो ये मोबाइल टावर से आपकी वो जियो टैगिंग करके लोकेशन नजर आ जाती है, पता लग जाता है कौन शख्स किस वक्त कहां बैठा था। तो उनको चाहिए था कि वो अपनी एफिडेविट की सपोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट साथ लगाते, बताते कि जी जो बातें कर रहे हैं। और अगर उन्होंने लीगल टीम की मावनत की, उस लीगल टीम में क्या ख्वाजा हारिस शामिल थे, एफआईए के सामने पेश हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी डिटेल में उन्होंने इसका एविडेंस दिया या नहीं दिया, लेकिन अब जरा ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से, तो उस पर कानूनी बुनियाद पे आप लड़ेंगे या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं इससे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो फोरम है जहां पर आप ये वीडियो साबित कर सकते हैं कि वो असली है और उस बुनियाद पे आप फायदा उठा सकते हैं। तो कानूनी मेरिट पर केस लड़ेंगे या इस वीडियो के हवाले से आप अपील में जाएंगे? जी, मैं पिछले सवाल के जवाब में ना थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं भी एफआईए में पेश हुआ था, कोई सवा एक घंटा उन्होंने मेरी वो तफ्तीश की थी। तो अरशद मलिक साहब के एफिडेविट के अलावा मुझे तो नहीं नजर आया कि कोई ऐसी उन्होंने एविडेंस लगाई हो कि लीगल टीम की मावनत की है। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। तो अभी जो फोरम है जहां ये मामला एजिटेट किया जाना है, उस पर हमारी लीगल टीम जो है, आज भी दोपहर मेरी मुलाकात हुई, हम अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो रिटन ऑर्डर सामने आता है ये तमाम मामलात जो हैं उसके बाद तय किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक और स्टोरी पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी कर दी है। 5 माह पहले फैसल वावडा के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसके बाद इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा फैसल वावडा की दोहरी शहरियत का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत से अपील करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वावडा की दोहरी शहरियत केस को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अमरीकी शहरियत रखते थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फैसल वावडा के खिलाफ आखिरी समाअत 29 जनवरी 2020 को हुई थी और इसके बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना था कि फैसल वावडा ने अभी तक अपना जवाब अदालत में जमा नहीं करवाया और फरीकैन जानबूझकर मामले को तूल देना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। वफाकी वजीर फैसल वावडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक खबर 20 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में शाया हुई थी, जिसके बाद फैसल वावडा की शहरियत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। द न्यूज़ के सहाफ़ी
फखर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून 2018 को कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरियत रखते थे और कागजात की स्क्रूटनी के वक्त भी उनकी अमरीकी शहरियत बरकरार थी, जबकि फैसल वावडा ने अपने कागजात नामजदगी में जो हल्फनामा जमा करवाया था वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी का ही था। फखर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने 22 जून 2018 को अमरीकी शहरियत तर्क करने से मुतालिक दरख्वास्त अमरीकी कौंसल खाने में जमा करवाई थी और 25 जून 2018 को फैसल वावडा की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। यानी कि फैसल वावडा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के 10 दिन के बाद अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने से मुतालिक दरख्वास्त मुतल्लिका हुक्काम को दी थी, जबकि कानून के मुताबिक जिस वक्त आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं उस वक्त आपके पास दो शहरियत नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक भी कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उम्मीदवारों के पास गैर मुल्की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी मामले पर अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो सेनेटर्स, सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर को नाअहल करार दिया गया था, जबकि इन दोनों सेनेटर्स ने अपनी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त जमा करवा रखी थी। फखर दुरानी के मुताबिक वो अपनी खबर के हवाले से फैसल वावडा से बार बार इनकी दोहरी शहरियत के हवाले से और उनके असासों से मुतालिक सवालात करते रहे थे, लेकिन फैसल वावडा ने जवाब नहीं दिए। चंद रोज़ पहले फखर दुरानी ने ट्विटर पर सवाल किया तो फैसल वावडा ने सवाल का जवाब देने के बजाय नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और फैसल वावडा ने सिर्फ फखर दुरानी के खिलाफ नाजेबा और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दूसरे सहाफ़ियों के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। फैसल वावडा से बार बार सवाल किए गए हैं कि वो अपनी दोहरी शहरियत के हवाले से बताएं, उनके जो गैर मुल्की असासे हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं कि वो उन्होंने अपने डिक्लेयर नहीं किए, उनके हवाले से जवाब दें, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब दिया नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन कहा था कि एहतसाब शुरू होगा तो मेरी पार्टी से होगा, मुझसे एहतसाब शुरू होगा, लेकिन जब सहाफ़ी सवाल करता है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता बल्कि उससे बदतमीज़ी की जाती है। इस हवाले से कल शिबली फराज साहब से भी सवाल किया हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में, और शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि मैं कोई जवाब नहीं पेश कर सकता और सहाफ़ी का तो काम होता है सवाल करना, आपका काम होता है जवाब देना। आपके कुलीग हैं फैसल वावडा साहब, उन्होंने एक सहाफ़ी हैं फखर दुरानी साहब, उनके साथ ऐसे अल्फाज हैं जिनको मैं रिपीट नहीं कर सकता। अगर कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो आप उसको जवाब दे दें, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो खामोशी इख्तियार करें। ये इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए जी, मुझे मैं इसको मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा और न ही मुझे इसका पस मंज़र का इल्म है कि क्या हुए, लेकिन सहाफ़ी बरादरी हमारे जितने भी हैं हम उनकी इंतहाई कदर करते हैं और कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि सहाफ़ियों की हम कदर करते हैं, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। ये मामला मज़ीद कहाँ तक पहुँचा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जहांगीर जैतून साहब, जो कि वकील हैं इस केस में दरख्वास्त गुजार के। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जैतून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनवरी में समाअत हुई थी इसकी आखिरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज आप लोगों ने दोबारा कहा है कि इसकी जो समाअत है वो जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए, जिस पर अब नोटिस भी जारी किए हैं फैसल वावडा को भी और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी। ये मामला अब तक पहुंचा कहां पर है 5 माह के अंदर, और किसी किस्म का जवाब जो है फैसल वावडा या उनकी लीगल टीम की जानिब से जमा करवाया गया है इसमें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा केस सुनने के बाद, जो बादी नज़र में बड़ा मजबूत केस है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसके मैं आउटकम पे तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एज ए वकील में आपको एक जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है कि ये कितना मजबूत केस है, उसमें आपको मैं बता सकता हूँ। तो हमारी जो गुजारिशात थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनी, उसके बाद उन्होंने फैसल वावडा को नोटिस इशू किया कि आप 15 दिन के अंदर इसका रिप्लाई जमा कराएं, क्योंकि हमारे पास जो हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर सबमिट किए हैं उनको या तो फैसल वावडा साहब आके कंट्राडिक्ट करें कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये ठीक नहीं है और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट आ चुकी हैं कि अगर एक बंदा डुअल नेशनल है तो उसकी डुअल नेशनलिटी ये टाइम डेट जो है कौन सी डिटर्मिन करेगी कि उस वक्त जो है वो किसी फॉरेन कंट्री का नेशनल था या नहीं था। तो इसमें जो नेशनल असम्बली स्पीकर वर्सेस अबी बकर में केस है 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर जो है वो कट डेट होगी कि उस दिन जो बंदा सबमिट करेगा पेपर तो उस दिन उसके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में फैसल वावडा साहब ने 7 जून को 2 बजे पेपर कराची में सबमिट किए,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट डिस्क्राइब किया कि इस एफिडेविट के अंदर, और 2-3 दिन का उसमें मज़ीद इजाफा किया सबमिशन ऑफ पेपर में, उन्होंने कहा था ये पार्टिकुलर आपने एफिडेविट के अंदर देने हैं। तो उसमें जो एफिडेविट था वो 11 जून को फैसल वाडा साहब ने सबमिट किया, और उसमें उन्होंने एक कैटेगरी के लिए कहा कि मैं 11 जून को किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी होल्ड नहीं करता। लेकिन हकीकत में ये बात इस तरह नहीं है कि उसके बाद इनके पेपर की स्क्रूटनी हो गई। स्क्रूटनी के बाद 18/6 को जब इनके पेपर क्लियर हो गए तो इन्होंने अमेरिकन काउंसलेट जो कराची में है वहाँ पे 22 जून को जाके अपना केस सबमिट कराया कि मैं जो अमेरिकन नेशनल हूँ, मैं इसकी नेशनैलिटी जो है वो रिवोक करना चाहता हूँ। अब 22 जून का इनका केस जो है वो सिग्नेचर मौजूद है, काउंसलेट में ये खुद गए हैं, वहाँ पे इन्होंने अनओथ कहा है कि मैं आज ये सबमिट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो काउंसलेट ने इनको सर्टिफिकेट दिया या स्टैंप लगी हुई है वो 25 जून की है, 25 जून 2018 में इनको वापस। जदून साहब, आप कह रहे हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इसके कॉन्ट्ररी कोई और डॉक्यूमेंट जमा करवाया अब तक फैसल वावड़ा साहब ने कि नहीं मैंने तो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही तर्क कर दी थी अपनी डुअल नेशनैलिटी? मेरे ओपिनियन में अगर इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता तो वो कोर्ट से लाजमी 5 महीने इंतजार न करते। इनके अगेंस्ट 3 केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, और चौथा केस जो है डायरेक्ट हमने को वारंटों को जो पिटीशन की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर इनके पास सर्टिफिकेट होता तो ये जाके फ़ौरन कोर्ट कहता है ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये इनका केस जो है वो नहीं बनता, तो हमारी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो जाती। लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये देखिए पब्लिक होल्डर है ऑफिस, ये एक वफाकी वजीर है, और इसमें ये आइन के अंदर कैटेगोरिकल लिखा हुआ है 62(1)(f) 1C, ना डुअल नेशनल जो है पब्लिक। मुझे अगर क्विकली आप ये बता सके, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने जियो के ही प्रोग्राम में ये नुक्ता उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स थे, सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर, उनको भी बिल्कुल इसी बेसिस पे नाअहल करार दिया था। तो क्या वो एग्जैक्टली सेम केस था? उन्होंने भी जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त उनकी डुअल नेशनलिटी थी, बाद में उन्होंने तर्क करने के लिए सर्टिफिकेट मांगा था? जी बिल्कुल, वो 7 मेंबर बैंक था सुप्रीम कोर्ट का, और अरून अख्तर के पास कैनेडियन नेशनलिटी थी और सादिया अब्बासी के बाद अमेरिकन नेशनलिटी थी। तो दोनों ने जब सर्टिफिकेट पेश किए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि आपके जो सर्टिफिकेट है, जो आपने पेपर सबमिट किए थे, उस वक्त तक ये सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था आपके पास। ठीक है, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी प्रेयर क्या है, कि क्या डी नोटिफाई किया जाए उनको, या फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं अपनी प्रेयर में? नहीं, हमने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इसका इलेक्शन जो है वाइड बेनिशो है। ये इलेक्शन जो है वाइड बेनिशो है, इस तरह समझा जाए कि शुरू से हुआ ही नहीं है। एक बंदे ने अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और उसने एक फॉल्स एफिडेविट दिया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस जिनमें उन्होंने कहा है कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, 420 और 468 का इन पे एफआईआर होनी चाहिए कि इन्होंने एक पूरे अपने इलेक्टोरेट के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, क्विकली मुझे बता दीजिए, मेरे पास 30 सेकंड है, कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी है, तो ज़ेर समाअत वहां पर भी है, तो ये वहां पे चलेगा या साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में भी चलेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये होता है कि वो प्रोसेस लंबा होता है। जब इलेक्शन कमीशन से इनको कोई ऑर्डर मिलता है तो ये फिर दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जब डिक्लेरेशन दे दी कि वो मोस्ट इफेक्टिव है, उसके बाद ऑल्दो इनके पास बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस प्रोग्राम में फैसल वावड़ा साहब को भी दावत दी थी कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की है। हमारे साथ शो पे वो मौजूद नहीं थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।